मेडिकल कॉलेज के छात्र सुभाष सोनकर की खबर से शहर की दिनचर्या पर कोई फर्क नहीं पड़ा था। अखबारों ने इसे आत्महत्या का मामला बताया था। एक ही साल में यह दूसरी मौत थी। मेडिकल कॉलेज में फाइनल वर्ष की सुजाता की मौत को भी आत्महत्या का केस कहकर रफा दफा कर दिया गया था। किसी ने भी आत्महत्या के कारण की पड़ताल करना जरूरी नहीं समझा था। लगता था जैसे शहर की संवेदनाओं को कलवा मार गया है। दो हत्याओं के बाद भी यह शहर गूंगी ही बना रहा। राकेश के दफ्तर पहुंचते ही फोन की घंटी बजी। रमेश चौधरी का फोन था। उसने कांपते आवाज में कहा, राकेश साहब, सुभाष सोनकर बलि चढ़ गया है। क्या? राकेश ने लगभग चीखते हुए पूछा। अभी और कितनी हत्याएं होगी राकेश साहब? रमेश ने अपनी बात जारी रखी थी। आखिर सोनकर का अपराध क्या था? सिर्फ इतना ही कि माँ बाप उसे डॉक्टर बनाना चाहते थे। रमेश चौधरी का एक एक शब्द गहरी वेदना से बाहर आ रहा था। राकेश काट की तरह जड़ हो गया था। रमेश चौधरी की भराई आवाज जैसे हजारों मील दूर से आ रही थी, जिसे वह ठीक से सुन नहीं पा रहा था। सोनकर की मौत का राकेश को विश्वास ही नहीं हो रहा था। राकेश को लगता था जैसे रमेश चौधरी किसी गहराई खाई में खड़ा है, जहां से प्रतिध्वनित होकर आ रही आवाज धीमी हो गई थी, जिसे सुन पाना राकेश के लिए कठिन महसूस हो रहा था। सुभाष सोनकर का उदास चेहरा राकेश की आंखों के सामने बार बार आ रहा था। उसे लगा फोन उसकी पकड़ से फिसल रहा है। उसकी स्मृति में वह दिन दस्तक लेने गया जब रमेश चौधरी सुभाष सोनकर और उसके मित्रों को लेकर आया था। उस रोज वह दफ्तर से घर आते ही अखबार लेकर बैठ गया था। रसोई में इंदु की खटर पटर चल रही थी। बच्चे दूसरे कमरे में अपना होमवर्क कर रहे थे। घर का वातावरण शांत था, लेकिन दफ्तर से आते ही अखबार में चिपक जाना इंदु को चिढ़ाने के लिए काफी था। उसने व्यंग से पूछा, कहीं जाना है क्या? नहीं, क्यों? कपड़े नहीं बदले इसलिए पूछा। राकेश ने कोई उत्तर नहीं दिया। दरअसल वह कुछ बेचैन था। दफ्तर में रमेश चौधरी का फोन आया था। कुछ जरूरी बातें करना चाहता था। शाम को घर आएगा। राकेश ने टालने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन रमेश चौधरी माना ही नहीं था। राकेश ने कहा था कि दफ्तर में ही आ जाओ, लेकिन रमेश चौधरी ने कहा था, नहीं, बात कुछ ऐसी ही है जो दफ्तर में नहीं हो सकती है। रमेश चौधरी सामाजिक कार्यकर्ता है। अक्सर किसी न किसी बहाने वह राकेश के पास आता ही रहता है। जब भी वह आता है, राकेश अवस्थित हो उठता है। उससे जितना बचने का प्रयास करो, वह उतना ही पीछे पड़ा रहता है। रमेश चौधरी के बोलने का अंदाजा कुछ ऐसा था कि सामने वाला व्यक्ति सहज नहीं रह पाता था। तुम लोग अपने आप को समझते क्या हो? तुम लोग को सिर्फ बड़े बड़े प्रमोशन चाहिए, वह भी आरक्षण के भरोसे। बच्चों को स्कूल कॉलेज में एडमिशन भी कोटे से ही चाहिए, लेकिन इस कोटे को बचाए रखने के लिए जब कुछ करने की नौबत आती है या फिर दफ्तर से छुट्टी नहीं मिलती, तब रमेश चौधरी ही बनेगा बलि का बकरा। गालियां भी वही खाएगा। देखो साहब, अगर भीड़ का हिस्सा बनने से आप लोगों को खतरा दिखाई देता है, तो ऐसी संस्थाओं को चंदा दो जो तुम्हारे हितों के लिए काम करती है। तुम लोग इसी तरह उदासीन बने रहो तो वह दिन दूर नहीं जब आरक्षण को ये लोग हजम कर जाएंगे। बाबा साहब तो है नहीं, और बाबा साहब के जो नुमाइंदे बनने का ढोंग कर रहे हो, वे भी संसद में पहुंचते ही गिद्दर बनकर उसकी गोद में बैठ जाते हैं। जो आरक्षण विरोधी है और तरह तरह की नौटंकियां करने में माहिर है, न्यायाधीशों से फैसले दिलवाएंगे अब मेडिकल और इंजीनियरिंग में आरक्षण से दाखिला नहीं मिलेगा। इससे प्रतिभाएं नष्ट होती हैं, जैसे प्रतिभाएं उनकी गुलाम हैं और सिर्फ इनके घरों में ही जन्मती है। अरे इतने ही प्रतिभावान थे तो देश की यह हालत कैसे हो गई? ऐसे संवादों से राकेश बाएं दाएं देखने लगता है, और यदि वह वार्तालाप घर में चल रहा होता तो इंदु को लगता जैसे अड़ोसी पड़ोसी कान लगाए सुन रहे हैं। इस वार्तालाप से इंदु ऐसी उखड़ती है कि कई कई दिन तक घर में गोलाबारी चलती रहती है। ऐसे में राकेश एक तरफा युद्ध विराम घोषित करके आत्मसमर्पण की मुद्रा अख्तियार कर लेता है। इंदु घुमा फिरा कर यही कहती है, तुम चाहे कितने बड़े अफसर बन जाओ, मेल जोल इन लोगों से ही रखोगे जिन्हें यह तमीज भी नहीं कि सोफे पर बैठा कैसे जाता है।
तुम्हें इनसे यारी दोस्ती करना है तो घर से बाहर ही रखो। आस पड़ोस में जो थोड़ी बहुत इज्जत है उसे भी तुम खत्म करने पर तुले हो। गले में ढोल बांधकर मत घूमो। ये जो सरनेम लगा है यही क्या कम है? कितनी बार कहा है कि इसे बदलकर कुछ अच्छा सा सरनेम लगाओ। बच्चे बड़े हो रहे हैं, इन्हें कितना सहना पड़ता है। कल पिंकी की सहेली कह रही थी रैदास तो जूते बनाता है, तुम लोग भी जूते बनाते हो। पिंकी रोते हुए घर आई थी। मेरा तो जी करता है बच्चों को लेकर कहीं चली जाऊं। इंदु की यह तानाशाही राकेश को बौना बना देती है। वो खुद अपराध बोध से भर जाता है, बस अखबार खोलकर बैठ जाता है। ऐसे अखबार की सुर्खियां गुडमुड होकर काले धब्बों में बदल जाती है और राकेश को लगने लगता है जैसे वह सुरक्षित है। दरवाजे की घंटी बजने से उसके विचार अंदर टूट गई थी। उसने दरवाजा खोला। रमेश चौधरी ही था। उसके साथ 4 युवा और थे। वे सब अंदर आकर इधर उधर पसर गए थे। राकेश उन्हें गौर से देख रहा था। सभी के चेहरे पर हवाइयां उड़ रही थी। उदास चेहरे पर भय की परछाइयां दिखाई पड़ रही थी। वे सभी चुप थे। सभी अपने अपने खोल में सिमटे हुए हैं। खोल से बाहर आने की छटपटाहट उनके चेहरों से ज्यादा उनकी आंखों में थी। उनकी दशा देखकर राकेश के मन में कई तरह की शंकाएं पनपने लगी थी। रमेश चौधरी ने चुप्पी तोड़ते हुए कहा, राकेश साहब, यह है अमरदीप, ये विकास चौधरी, ये नितिन मिश्राम और ये सुभाष सोनकर। सभी मेडिकल कॉलेज के छात्र हैं। अमरदीप और नितिन मिश्राम फाइनल वर्ष में हैं और ये दोनों प्रथम वर्ष में हैं। आपसे मिलना चाहते थे। हाँ जरूर, राकेश ने सहज भाव से कहा। अमरदीप हिचकते हुए बोला, सर हम लोग बहुत बड़ी परेशानी में हैं, समझ नहीं आ रहा है क्या करें। अमरदीप पल भर के लिए रुका, खुद को व्यवस्थित करते हुए बोला, मेडिकल कॉलेज के जो हालात हैं उसमें हमारे लिए पढ़ाई जारी रखना दिन प्रतिदिन कठिन हो रहा है। ये साल हमने जिन याचनाओं के साथ गुजारे हैं हम ही जानते हैं। कई बार तो लगता है पढ़ाई छोड़कर वापस घर चले जाएं, लेकिन माँ बाप की उम्मीदें रास्ता रोककर मजबूर कर देती हैं। उन सब याचनाओं के साथ पढ़ाई जारी रखना बहुत तकलीफदेह है। एक रोज तो मैंने आत्महत्या करने का निश्चय कर लिया था। निराशा और हताशा से लबरेज अमरदीप के शब्दों ने सांझ के धुंधलकों को और भी अधिक गहरा कर दिया था। अमरदीप के अंतर से गूंजती चित्कारें साफ साफ दिखाई पड़ रही थी। माहौल गमगीन हो गया था। राकेश के हृदय में जैसे कंपन बढ़ गए थे। अपने ही अंतर मन की हिलोरे पर तैरता अमरदीप बोला, कल पूरा दिन होटल के एक कमरे में विकास चौधरी और सुभाष सोनकर को दरवाजा बंद करके पीटा गया। क्यों? क्या रैगिंग चल रही थी? राकेश ने हैरानी से पूछा। रैगिंग होती तो फर्स्ट ईयर के सभी छात्रों के साथ यह सलूक होता, लेकिन वहां तो सिर्फ उन दोनों को ही पीटा गया। अमरदीप ने जोर देकर कहा, दलित छात्रों को अलग खड़ा करके अपमानित करना तो रोज का किस्सा है। प्रवेश परीक्षा के प्रतिशत अंक पूछकर थप्पड़ या घूंसों से प्रहार किया जाता है। जरा भी विरोध किया तो लात पड़ती है। यह 2-4 दिन नहीं, साल के साल चलता है। और यह पिटाई कॉलेज या छात्रावास तक सीमित नहीं है। शहर से कॉलेज तक जाने वाले बस में भी पिटाई होती है। कोई एक सीनियर चलती बस में चिल्लाकर कहता है, इस बस में जो भी चमार स्टूडेंट है वो खड़ा हो जाए। फिर उसे धकेलियाता पिछली सीटों पर ले जाता है, जहां पहले से बैठे सीनियर लात घूंसों से उसका स्वागत करते हैं। अमरदीप ने हालात का ब्यौरा दिया। यह तो सरासर जुल्म है, राकेश ने उत्तेजित होते हुए कहा। अमरदीप ने राकेश की ओर देखा। अभी कुछ दिन पहले ऐसे ही बस में फाइनल के प्रणव मिश्रा ने चिल्लाकर आवाज लगाई। उस बस में सुभाष सोनकर था, जो प्रणव की आवाज को चुपचाप सुन रहा था। सोनकर के पास जो छात्र बैठा था उसने इशारा से बता दिया कि सोनकर यहाँ बैठा है। प्रणव मिश्रा अपनी अवहेलना पर टिमटिमा गया। सोनकर के बाल पकड़कर अपनी ओर खींचे। क्यों बे चमरहट्टे, सुनाई नहीं पड़ा हमने क्या कहा था? सोनकर ने अपने बाल छुड़ाने की कोशिश की। मैं चमार नहीं हूँ। बालों की पकड़ मजबूत थी। सोनकर कड़ा उठा। प्रणव मिश्रा के झन्नाटेदार थप्पड़ सोनकर के गाल पर पड़ा। चमार हो या सोनकर, ब्राह्मण तो नहीं हो, तो सिर्फ कोटे वाले, बस इतना ही काफी है। प्रणव मिश्रा ने सोनकर को लात घूंसों से अधमरा कर दिया। पूरी बस में ठहाके गूंज रहे थे।
बाबा साहब के नाम पर गालियां दी जा रही थी। प्रणब मिश्रा के इस शौर्य पर उसे शाबाशी मिल रही थी। राकेश ने सोनकर की ओर देखा। वह अपराधी की मुद्दा में सिर झुकाए बैठा था। सोनकर के चेहरे पर चोट के निशान और गहरे हो गए थे। रमेश चौधरी भी खामोश था, लेकिन उसके चेहरे की मांसपेशियां कसी हुई थी। चेहरे का रंग बदल रहा था। रसोई में इंदु की खटर पटर और तेज हो गई थी। इंदु की खरखारने का स्वर राकेश के लिए संकेत था, अजी आप इन पंचड़ों में न पड़ो। रसोई के कामकाज के दौरान भी इंदु के कान इन लोगों की बातचीत पर ही लगे थे। इंदु का जो नजरिया था वह सामाजिक प्रताड़ना का प्रतिफल था। वह एक सहज जीवन जीना चाहती थी। उसे लगता था राकेश को इन झमेले से बचना चाहिए। वह इसी कोशिश में लगी रहती थी कि आस पड़ोस के लोग उसके बारे में न जान जाए कि वे कौन है। उसे यह सब बहुत सुरक्षित लगता था, लेकिन राकेश उनकी व्यथा कथा से विचलित हो गया था। उसे महसूस हो रहा था कि वे सब किसी घने बियाबान जंगल में फंस गए हैं। चारों तरफ और सिर्फ अंधेरा है या कटीले झाड़ झखाड़। इंदु रसोई से निकलकर बेडरूम में चली गई थी, जहां बच्चे अपने होमवर्क कर रहे थे। कुछ ही क्षण बाद राकेश का 8 वर्षीय पुत्र बाहर आया। आदेशात्मक लहजे में राकेश से बोला, पापा मेरा होमवर्क करवाओ। हाँ बेटे, बस अभी कराते हैं, 10 मिनट में। जरा रमेश अंकल से बात कर ले, तब तक तुम अपनी ड्राइंग बना लो। राकेश ने उसने बहला फुसलाकर वापस भेज दिया। राकेश इंदु का इशारा समझ रहा था। इन्हें जल्दी भगाओ, इन झंझटों से अपने आप को दूर रखो। राकेश कुछ अटपटा सा गया था। रमेश चौधरी ने भी इशारा समझ लिया था। वह सहज बने रहना चाहता था। उसने राकेश को धीरे से कहा, साहब हम आपका ज्यादा समय नहीं लेंगे, बस इन लड़कों को कोई रास्ता सुझाइए। डॉक्टर तो इन्हें बनाना ही है। राकेश गहरी सोच में था। उसे सूझ ही नहीं रहा था इन हालात में छात्रों को क्या करना चाहिए। नितिन मेश्राम अभी तक चुप था। राकेश को गहरी सोच में डूबा देखकर बोला, हॉस्टल नंबर 1 में कमरा अलॉट हो जाने के बाद किसी दलित छात्रा को उसमें घुसने नहीं दिया जाता है। घुमा फिराकर हॉस्टल नंबर 2 में ही दलित छात्रों को रखा जाता है। यही स्थिति गर्ल्स हॉस्टल की भी है। वहाँ की सभी दलित लड़कियां एक ही हॉस्टल में रहती है। कॉलेज मैनेजमेंट को भी ये समस्याएं गंभीर नहीं लगती। उन्हें लगता है दलितों के लिए मेडिकल में आना अतिक्रमण करना है। जब उनसे शिकायत करते हैं तो ध्यान ही नहीं देते। नितिन मिश्रा मुखर हो उठा था। इतना ही नहीं, प्रैक्टिकल की परीक्षाओं में भी भेदभाव बढ़ता जाता है। प्रणब मिश्रा मेरे ही बैच में है, न क्लास अटेंड करता है न प्रैक्टिकल, फिर भी त्रिवेदी सर उसे ही सबसे ज्यादा अंक देते हैं। अटेंडेंस की भी समस्या नहीं होती। राकेश की स्मृतियों में अतीत दस्तर देने लगा था। जब वो पहली बार हॉस्टल गया था, उसे जो रूम अलॉट हुआ था उसमें पहले से एक छात्र था। उसने उसे कमरे में घुसने ही नहीं दिया था। उसने साफ मना कर दिया था कि वह किसी भंगी चमार के साथ अपना रूम शेयर नहीं कर सकता। जब उसने हॉस्टल अवार्ड से शिकायत की तो उसे भी उसकी जाति पूछी थी और उसे एक दलित छात्र के साथ रख दिया गया था। साथ ही उसे चेतावनी भी दी थी, अपनी औकात में रहो वरना बाहर कर दूंगा। छात्रावास जीवन के दिन बहुत ही पीड़ादायक थे। एक एक दिन जैसे यंत्रणा से गुजरकर पार करना पड़ता था। मैस में भी अलग बैठना पड़ता था। रमेश चौधरी ने राकेश की सोच को झटका दिया। साहब अब आप ही बताइए क्या किया जाए। तुम लोग डीन से मिले? राकेश ने सवाल किया। जी मिले थे। उनका कहना है आरक्षण से आए हो, थोड़ा बहुत तो सहना ही होगा। स्वर्ण छात्रों की ज्यादतियों को वे अनुचित नहीं मानते, क्योंकि ना इंसाफी के खिलाफ ये प्रतिक्रिया है। आरक्षण के विरोध से उपजा आक्रोश नितिन ने तृष्णा से भरकर कहा। डीन ही नहीं, प्रोफेसर भी इसी तरह की टिप्पणियां करते हैं और प्रणब मिश्रा जैसे छात्र को साह देते हैं। अमरदीप ने नितिन मेश्राम की बातें का समर्थन किया। सुभाष सुनकर अपने भीतर उठते गुस्से को दबाते हुए बोला, मैंने अपनी मेडिकल रिपोर्ट बनवाई थी, उसे लेकर पुलिस थाने गया था रपट लिखवाने। इंस्पेक्टर ने रिपोर्ट देखते ही साफ मना कर दिया था, यह तुम लोगों की अंदरूनी मामला है, पुलिस को क्यों घसीटते हो? अब आप ही बताइए, आखिर हम जाए तो कहाँ जाएं? इस स्थितियों में ठीक से पढ़ाई में भी
एकाग्र हो जाना मुश्किल हो जाता है। रमेश चौधरी ने अखबारों को भी रपट भेजी थी जिसमें दलित छात्राओं के उत्पीड़न का मुख्य मुद्दा बनाया था, लेकिन अखबारों ने इसे रैंकिंग करके छापा। दलित छात्रों के साथ होने वाली ज्यादतियों का कहीं जिक्र तक नहीं था। विचार विमर्श के बाद राकेश और रमेश चौधरी डीन से मिलकर समस्या का कोई न कोई समाधान तलाश करेंगे। जरूरत पड़ी तो किसी प्रभावशाली व्यक्ति से मिलकर बात करेंगे। मेडिकल कॉलेज के डीन डॉक्टर भगवती उपाध्याय से मिलने पर उन्हें निराश ही हाथ लगी। डीन का कहना था कि आरक्षण से मेडिकल का स्तर गिर रहा है। राकेश ने उन्हें टोकते हुए कहा था, डॉक्टर साहब, हम यहाँ आरक्षण के पक्ष या विपक्ष पर चर्चा करने नहीं, दलित छात्रों की समस्या लेकर आए हैं। डीन उनकी कोई भी बात सुने बगैर आरक्षण से होने वाले नुकसान पर ही बोल रहे थे। उनकी धारणा थी, कम योग्यता वाले जब मेडिकल जैसे संस्थाओं में घुसपैठ करेंगे तो हालात तो दिन प्रतिदिन खराब होगी ही। उन छात्रों का क्या दोष जो अच्छे अंक लेकर पास हुए हैं। राकेश बहस से बचना चाह रहा था। डॉक्टर साहब, आरक्षण पर हम लोग फिर कभी चर्चा कर लेंगे। अभी तो उन हालात का कोई समाधान कीजिए जिनकी हमने चर्चा की है। दलित छात्रों का उत्पीड़न रोकिए। देखिए, छोटी मोटी घटनाओं को इतना तूल मत दे। दलित उत्पीड़न जैसा मेरे कॉलेज में कुछ नहीं है और मैं इन बाहियात चीजों को नहीं मानता। हमारे घर में तो भंगिन को भी अम्मा कहा जाता है। डीन जैसे अपने आप से बाहर ही नहीं निकल पा रहे थे। राकेश और रमेश चौधरी बौखलाकर उठ आए थे। दलित छात्रों का मेडिकल कॉलेज में आना डीन की दृष्टि से घुसपैठ थी। रमेश चौधरी ने स्वयं को बहुत मुश्किल से काबू में रखा था। शायद राकेश के कारण कई दिन वे दोनों अपने प्रतिभाशाली लोगों से मिले, लेकिन सभी जगह उन्हें निराश हाथ लगी। अनेक दलित अधिकारियों के पास वे गए। उनका रवैया भी निराशजनक ही था। वे कोई जोखिम नहीं उठाना चाहते। उनका कहना था, मामले उठाने से दलित छात्रों को नुकसान होगा। 10-15 दिन के यथक प्रयासों के बाद भी कोई सुगबुगाहट वे पैदा करने में असफल रहे थे। निराश होकर रमेश चौधरी ने कहा, राकेश साहब, अब तो आपने खुद ही देख लिया, मैं इन लोगों से क्यों कड़वी बातें करता हूँ। राकेश भी अधिकारी था, लेकिन वह छात्रों की मदद करना चाहता था। सामाजिक उत्तरदायित्व समझकर सरकारी अफसर ऐसे कामों से बचने का कोशिश करते हैं। उन्हें डर था कहीं इन हादसों के छींटों में वे भीग न जाए। उन्हें दलित होने का भय हर वक्त सताता है। रमेश ने जुलूस निकालने की योजना बना ली थी। तारीख भी तय हो गई थी, लेकिन अचानक सुभाष सोनकर की आत्महत्या ने सब कुछ बदल कर रख दिया था। सबसे ज्यादा सदमा पहुंचा था रमेश चौधरी को। इस खबर से वह गुस्से से विफल पड़ा था। राकेश को जब उसने सोनकर की आत्महत्या का समाचार दिया, उस वक्त वह आपे से बाहर था। सोनकर को पहले ही परीक्षा में फेल कर दिया गया था, क्योंकि उसने प्रणव मिश्रा के खिलाफ पुलिस में नामजद रिपोर्ट लिखवाने का दुस्साहस किया था। डीन और अन्य प्रोफेसर तक शिकायतें पहुंचाने की हिकामत की थी। यह भूलकर कि वह इन चक्रव्यूह में अकेला फंस गया है, जहां से बाहर आने के लिए कौरवों की कोई अक्षनहीनी सेना और अनेक महारथियों से टकराना पड़ेगा। परीक्षा फल का व्यू भेद कर सोनकर बाहर नहीं आ पाया था। कई महारथियों ने निहत्थे सोनकर की हत्या कर दी थी, जिसे आत्महत्या कहकर प्रचारित किया गया था। रमेश चौधरी से फोन पर यह समाचार पाकर राकेश गहरे अवसाद से भर गया था। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि इतनी क्रूसांग बुद्धि का सोनकर आत्महत्या कर सकता है। फोन पर रमेश की आक्रोशित आवाज सुनकर राकेश की उलझने और ज्यादा बढ़ गई थी। उसके कांपते हाथों में थमा फोन भी थरथरा गया था। बहुत मुश्किल से राकेश फोन क्रेडिल पर रख पाया था। राकेश ने स्वयं को संभालने का प्रयास किया, फिर भी उसे लग रहा था जैसे उसका हृदय डूब रहा है, और धम से कुर्सी पर बैठ गया। उसके मुंह से उफ शब्द निकलते, सोनकर, यह क्यों किया तुमने? राकेश के मन बुरी तरह उचट गया था। दफ्तर के काम में भी मन नहीं लगता था। वह दफ्तर से उठकर आने ही वाला था, फोन की घंटी बज उठी। रमेश चौधरी का फोन था। धीरे और गंभीर आवाज में बोल रहा था, राकेश साहब, कल पोस्टमार्टम के बाद सोनकर की लाश का अंतिम संस्कार मेडिकल कॉलेज के मुख्य गेट पर होगा। आप में साहस हो तो पहुंच जाना। रमेश चौधरी के शब्दों में छिपी आंच को उसने महसूस कर लिया था।
वह अभी तक सोनकर की मौत के सदमे से उभर नहीं पाया था कि रमेश चौधरी के इस फैसले ने उसे पेशापेश में डाल दिया था। सोनकर का चेहरा बार बार उसकी आंखों में उतर रहा था। राकेश अपने भीतर उठने वाली बेचैनी को जितना दबाने की कोशिश कर रहा था, वह उतनी ही तीव्रता से बढ़ रही थी। वह फिर से कुर्सी पर बैठ गया। सोनकर का चेहरा उसे बार बार याद आता। सोनकर की पीड़ा अब राकेश की पीड़ा बन गई थी। उसने एक गहरी सांस ली, झटके से उठकर खड़ा हो गया था। उसने तय कर लिया था कि अब वह सोनकर की अंतिम यात्रा में शामिल ही नहीं होगा, उसे कंधा भी देगा। तो दोस्तों, यह थी ओम प्रकाश वाल्मीकि की लिखी कहानी घुसपैठिए।